हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सरोजनी नायडू के लाइफ के रिलेटेड और उनके वर्क से रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी 25 ऐसे पॉइंट्स लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं सरोजनी नायडू के बारे में। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है और ओरिजिनली नेम इनका सरोजनी चट्टोपाध्याय है। और इनकी बर्थ की बात करें, इनका बर्थ 13 फ़रवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ और ये जो 13 फ़रवरी है ये नेशनल वुमेंस डे के तौर पे भी ये मनाया जाता है 13 फ़रवरी। ओके। और इनकी डेथ 2 मार्च 1949 को बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक हुई थी लखनऊ में। फादर का नाम था इनके डॉक्टर अघोतनाथ चट्टोपाध्याय और इनके हस्बैंड का नाम था गोविंदराजुला नायडू और इन्होंने इंटर कास्ट मैरिज की थी। ये 8 सिबलिंग्स थे और इनमें सबसे ये सारे ही टैलेंटेड थे और जो नायडू थी ये सबसे बड़ी थी और इन्होंने अपनी राइटिंग सिर्फ 9 साल की उम्र में ही शुरू कर ली थी और 19 ईयर की एज में इन्होंने शादी कर ली थी और इंटरकास्ट मैरिज की थी। और उस समय पे इंटरकास्ट मैरिज करना तो मगर इनके फादर ने इनको मतलब अप्रूवल दे दी थी। उन्होंने जैसे तब तो गर्ल्स को बाहर निकलना ही मना था और इस लड़की ने तो इंटरकास्ट मैरिज ही कर ली थी मगर इसके फादर ने सपोर्ट किया क्योंकि उसके फादर भी बहुत एजुकेटेड थे, नैरो माइंडेड नहीं थे, बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। देन 1925 में वो इंडियन कांग्रेस का मेंबर बन गई थी और इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने एज अ गवर्नर भी काम किया यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। शी वेंट टू इंग्लैंड में भी 1895 में वो इंग्लैंड में गई हायर स्टडी के लिए। तो थोड़े से ये इंडियन इंग्लिश राइटर के बारे में थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जैसे मुल्क राज आनंद को चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया बोला जाता है। चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मुल्क राज आनंद को। आर के नारायण को रीजनल नॉवेलिस्ट बोला जाता है। आर के नारायण ने मालगुडीज डेज क्योंकि फिक्शनल एक एशियन अपने वर्क्स में शो किया इसलिए उनको रीजनल नॉवेलिस्ट माना जाता है। मुल्क राज बहुत अच्छे नॉवेल्स लिखते थे इसलिए उन्हें चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया माना जाता है। देन कमला दास हैं, इनको कॉन्फेशनल नॉवेलिस्ट माना जाता है। चेतन भक्त हैं, इनको पेपर बैक ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज। तो थोड़ी सी आगे देखते हैं हम वर्क्स ऑफ सरोजनी नायडू के बारे में। तो फर्स्ट वर्क है लेडी ऑफ द लेक जो 1892 में आया। ये वर्क ये लॉन्ग नरेटिव पोइम है जिसमें 1300 लाइंस हैं और इन्होंने इमिटेशन की है वाल्टर स्कॉट की, वाल्टर स्कॉट के वर्क लेडी ऑफ द लेक की। द लेडी ऑफ द लेक रिटन बाय वाल्टर स्कॉट। द लेडी ऑफ द लेक एक और वर्क है दैट इज पब्लिश्ड इन 1892 दैट इज रिटन बाय सरोजनी नायडू। The Golden Threshold in 1905. This work, The Golden Threshold, is dedicated to Sir Edward Gosley. Sir Edward Gosley. Okay. Then The Broken Wings. Then Broken Wings ये आता है वर्क 1917 में और ये इंग्लैंड में ये वर्क लिखा गया। ये 61 पोइम्स का एक कलेक्शन था। देन द बर्ड्स ऑफ द टाइम, दिस वर्क इज केम 1912 और डेडिकेटेड टू द पेरेंट्स। ये कलेक्शन थी, ये भी बर्ड्स ऑफ द टाइम ये पेरेंट्स को डेडिकेट था ये वर्क और ये भी डेडिकेट था सर एडवर्ड गोसले को गोल्डन थ्रेशोल्ड। और बर्ड्स ऑफ जो टाइम है ये भी कलेक्शन थी, इसमें 46 पोइम्स थी। द फीदर ऑफ द डान, द फीदर ऑफ द डान ये भी कलेक्शन थी 37 पोइम्स थी। ये 1961 में आया। ये 5 सोनेट्स भी इसी में हैं। तो ये एक बार दोबारा से देख लेते हैं इनके। द लेडी ऑफ द लेक याद रखना है। द लेडी ऑफ द लेक 1892
देन 1905 यानी कि ये सीक्वेंस में ही लिखा है मैंने, तो 1905 द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो डेडिकेट किया था सर एडवर्ड गोसले को। द ब्रोकन विंग्स 1917 को, इसमें 61 पोइम्स हैं, 61 पोइम्स हैं ब्रोकन विंग्स में। ओके 1917 में आया। द बर्ड्स ऑफ द टाइम 1912 में आया, ये पेरेंट्स को डेडिकेट था। और द फीदर ऑफ द नाइट 1961 में था, और इसमें 37 पोइम्स थी, और इसमें सोनर्स भी इंक्लूड्स थी इनकी। तो और भी इनके वर्क्स हैं, द टेम्पल, द एंथम ऑफ द लव एंड विलेज सॉन्ग, द इंडियन वीवर, द बेंगल सेलर, दीज आर ऑल so very famous poems by Sarojini Naidu. Then the Sceptred Flute, this is also a poem. The Palanquin Bearer, then the Gift of India, Innovation to India, Lord Buddha Seated on Lotus, ये सॉन्ग ऑफ राधा, ये बहुत फेमस हैं। देन फिशरमैन ऑफ द कोरोमंडल, then आगे awake recited this poem in 1925 in Congress session कानपुर। तो 1925 में ये जो awake इनका वर्क है, ये पोइम इन्होंने रिसाइट भी की थी, क्योंकि ये गाते भी थी ना, इसीलिए ही तो इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला गया है ना। तो देन आ जाता है 1913 पॉइंट है 1914 में फर्स्ट टाइम ये गांधी जी को मिली थी 1914 में। तो हमें रिलेट करके याद रखना है 1913 में जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था, सॉरी ओके, इन सॉल्यूशन टू माय फादर स्पिरिट। तो ये भी वर्क लिखा है इन्होंने। टू लॉटस ये एक सोनेट है, टू लॉटस ये एक सोनेट है जो डेडिकेट की है इन्होंने गांधी जी को उनकी डेथ के बाद। टू माई चिल्ड्रन एंड लाइफ, ये भी इनका बहुत फेमस वर्क है। देन हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे इनकी थोड़ी सी कुछ पोइम्स। द विलेज, जैसे इनकी जो फर्स्ट पोइम है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, सरोजिनी नायडू की है, और इसमें 2 जनरेशन के माइंड सेटअप को दिखाया है कि, और ये क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में ये पोएम है, और जिसमें क्वेश्चन आंसर है बिटवीन मदर एंड डॉटर। तो इसकी थीम क्या है पोएम की? मदर रिप्रेजेंट करती है लाइफ ऑफ मटेरियलिस्ट को, और जो डॉटर है वो रिप्रेजेंट करती है नेचुरलिस्ट को। मदर चाहती है अपनी उसकी बेटी शादी कर ले, अपना घर बसाए, ये सब, मगर जो डॉटर है वो अभी बहुत कुछ जीना चाहती है, फॉरेस्ट में जाना चाहती है, बहुत कुछ देखना चाहती है, नेचर से बहुत लगाव है उसको, डॉटर को। देन नेक्स्ट वर्क बाय सरोजिनी नायडू, Broken Wings. This is also a poem which is published in 1917. ये ये भी डेडिकेटेड था ड्रीम ऑफ टुडे एंड होप ऑफ द टुमारो। ये मतलब ये ड्रीम ऑफ टुडे, ये आज का ड्रीम है और आने वाले कल के लिए उम्मीद है। द ब्रोकन विंग, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट, जब अब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के गुलाम था, तब के समय की पोइम है, तो ये उसी के मतलब रिलेटेड ये पोइम है, और ये भी क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में है। तो नरेटर है और एक बर्ड है, बर्ड आंसर दे रहा है। तो पोइम पोर्ट्रे करती है द पिक्चर ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। तो जो सॉन्ग है, बर्ड सिंबलाइज करता है इंटेलेक्चुअल्स को, जैसे पोइट्स हो जाते हैं, प्ले राइट हो जाते हैं, और अदर आर्टिस्ट हो जाते हैं। जो ब्रूट फोर्स है और स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है किसकी, ब्रिटिशर की, वो सप्रेस्ड कर रही है किसकी वॉइस को, बर्ड्स की, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं उसके सॉन्ग की, उसके वॉइस को सप्रेस्ड करने की कोशिश कर रहा है ब्रिटिश राज के स्ट्रिक्ट सेंसरशिप। तो इम्पेंडिंग लिबरेशन इज अ ग्रे डाउन सिंबलाइज, जो इम्पेंडिंग लिबरेशन है वो भी सिंबलाइज करता है ग्रे डाउन को। मॉर्नफुल नाइट है, जो मॉर्नफुल नाइट वर्ड यूज किया गया है इस पोइम में,
पीरियड ऑफ डोमिनेंस एंड सप्रेशन के लिए यूज़ किया गया है। और करंट एटमॉस्फेयर है जो नेशन का, वो फुल ऑफ होप एंड एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इस समय में बहुत उनको होप थी कि हम आज़ादी लेकर ही रहेंगे। द पीपल ऑफ इंडिया आर सेट टू थ्रेड द पाथ ऑफ द लिबर्टी इन दिस पोइम। तो ये जो पीपल ऑफ इंडिया हैं वो एक ही चीज़ चाहते हैं, दैट इज़ लिबर्टी। वो लिबर्टी चाहते हैं इंडिया के लोग। Then the bruised and the suppressed intellectual will not ignore the call of the liberty। तो वो इस पोइम में जो नरेटर है, जो बर्ड है, वो ये बता रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल हैं वो उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल विल नॉट इग्नोर, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए द कॉल ऑफ लिबर्टी, किसकी लिबर्टी, स्वतंत्रता को इग्नोर नहीं करना चाहिए। देन द ब्रोकन विंग, जो ब्रोकन विंग है यानी कि टूटे हुए पंख, वो रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट, इंजर्ड एंड सप्रेस्ड आर्टिस्ट को और इंटेलेक्चुअल्स को। जो राइम स्कीम है इस पोइम की वो है AABBCC। ओके, दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम द ब्रोकन विंग। देन द पोइम, ये जो पोइम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं 19th पॉइंट है द गिफ्ट ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस पोइम बाय सरोजनी नायडू which is written in 1915। दिस इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू इंडियन आर्मी। तो ये जो पोइम है ये उन्होंने जब हमारा जो वर्ल्ड वॉर 1 थी तब के टाइम तब लिखी थी उन्होंने ये पोइम। और ये ट्रिब्यूट है इंडियन आर्मी सोल्जर को, वो इंडिया के आर्मी के सोल्जर को जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में फॉरेन कंट्री के साथ अपना लड़ाई की। उन्होंने सिर्फ मदर इंडिया ऑल्सो क्वेश्चन टू ब्रिटिश एंड द वर्ल्ड। तो जो मदर इंडिया है वो क्वेश्चन कर रही है इस पोइम में इंडिया वर्ल्ड से और ब्रिटिशर से कि उन्होंने फिर भी इतनी कुर्बानियाँ दी, वो भी किसी और के लिए यानी कि ब्रिटिशर के लिए, और वो उन्होंने अपनी लाइफ का बिल्कुल भी केयर नहीं की और सिर्फ उनके लिए काम किया और उनको ये श्रद्धांजलि दी है इस पोइम के जरिए सरोजनी नायडू ने। देन लव एंड डेथ, दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस पोइम सोनेट, पेट्रार्चियन सोनेट है लव एंड द डेथ, दैट इज रिटन बाय सरोजनी नायडू। और पोइटेस हैड अ ड्रीम, और जो सरोजनी नायडू हैं और उसको ड्रीम आता है वो जिसमें वो अपने लवर को देखती हैं और वो उसका जो लवर है वो मर चुका है। और इसमें सोनेट में जो पेट्रार्चियन सोनेट क्या होती हैं उसकी 8 लाइंस में तो प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं और जो लास्ट 4 लाइंस हैं उसमें कुछ न्यू कंसेप्ट दिया जाता है पेट्रार्चियन सोनेट में। तो देखते हैं इस पोइम में लव एंड द डेथ में जो सावित्री का भी रेफरेंस दिया गया है, जो हिंदू मैथोलॉजी में अब वो अपने जो हस्बैंड है वो उसकी डेथ हो जाती है और उसको दोबारा से वो जिंदा मतलब देवताओं को मना लेती है और उसके देवता उसको उसके हस्बैंड को वापस यानी कि जान डाल देते हैं, उसको दे देते हैं। तो सावित्री का रेफरेंस भी है लव एंड डेथ में। पोइटेस सेड ही स्नैच द स्पिरिट ऑफ अ लव फ्रॉम द डेथ, वो बोल रही है मैं डेथ से अपने लवर की स्पिरिट को स्नैच कर लूँगी बिकॉज जो मेरा लव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है लाइक सावित्री। बट आफ्टर अवेकन, मगर वो ड्रीम में है ना, ये ड्रीम में है, जब वो अपने सपने से उठती है वो she said but now in a reality she can't give you lover a one breath। मगर ड्रीम में तो वो सोच रही है, मगर इन रियलिटी वो बोलती है मैं तो तुझे एक भी सांस नहीं दिलवा सकती, क्योंकि ये कल युग चल रहा है ना, कल युग के ज़माने में ये नहीं चलता, ये सब कुछ सोचकर। देन फेमस पोइम द ओल्ड मैन जो पोइम है ये भी सरोजनी नायडू की लिखी गई है। इसमें क्या होती है, जो ओल्ड वुमेन होती है
ओल्ड वुमेन होती है, द ओल्ड मैन पोइम का नेम है, मगर जो ओल्ड वुमेन होती है इसमें सिट्स ऑन अ स्ट्रीट, जो एक स्ट्रीट में बैठी होती है, वो भीख मांगती है एक बनियन ट्री के नीचे, और वो बहुत पुअर होती है, वो बेंड होता है उसके पीठ पे, बैक पे, और वो ब्लाइंड होती है और वो अकेली भी होती है। तो उसमें वो जब वो मांगती है ना कुछ, बेग करती है, तो वो मांगती है, उसके कोड मिक्सिंग करती है। लास्ट लाइन होती है ला इलाहा, जो कलमा होता है ना, कलमा होता है मुस्लिम्स का, ला इलाहा, वो बोलती है अपनी लाइंस में, मिक्स करती है, अपनी लैंग्वेज को मिक्सअप करती है वो। द ओल्ड मैन जो पोइम है, मगर मैन नहीं है उसमें, वुमेन की बात की है। देन हम इंडियन वीवर्स के बारे में देखते हैं, और ये पोइम है, इसमें 3 स्टेजेस के, लाइफ की 3 स्टेजेस के बारे में बताया है, बर्थ, मैरिज और डेथ के बारे में बताया है, और 3 ही स्टैंजेस हैं इस पोइम के। देन इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, द बाजार ऑफ द हैदराबाद, ये जो पोइम है जो 1912 में आई है, ये कलेक्शन ऑफ द बर्ड ऑफ द टाइम में पब्लिश हुई थी। तो इस पोइम में वो हैदराबाद का कल्चर रिप्रेजेंट करती हैं, और ये इसमें ये जो अपना सारा कुछ विदेशी भगाओ, देशी अपनाओ और स्वदेशी भगाओ, ये सब कुछ का भी नारा है, क्योंकि वो इसमें वो इसीलिए अपने बाज़ार की, हैदराबाद के बाज़ारों की इतनी ज़्यादा तारीफ इसीलिए कर रही है, क्योंकि वो चाहती है, क्योंकि भी हमारा कल्चर है वो भी बहुत रिच है, हमें इसी को अडॉप्ट करना चाहिए रादर देन द फॉरनर्स, और जो भी है वो इसको, इस पोइम के ज़रिए वो जो स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी महात्मा गांधी ने, वो उसी का एक हम कह सकते हैं पार्टिसिपेशन है। ओके, ये लोगों को और भी अवेयर करना चाहती थी हमारे इस पोइम के ज़रिए। देन द लॉटस, द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज़ पोइम और सॉरी सोनेट द लॉटस। मैंने पहले भी बताया था, ये लॉटस ये एक सोनेट है जो सरोजनी नायडू ने लिखी है, डेडिकेट की है गांधी जी को आफ्टर हिज डेथ। आई होप ये कुछ जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं आपको आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर